students, today we are going to study the next MCQs. Some of the MCQs we are going to study and the related concepts today uh, related to the heredity and variation. ठीक है? लास्ट लेक्चर में हमने कुछ हेरिडिटी और वेरिएशन से कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज फिर से हम और कुछ एमसीक्यूज डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स कंसिस्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स कंसिस्ट ऑफ। ऑक्टामर जो होता है यानी जिसमें 8 प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, तो उसमें होता क्या है? ऑक्टामर ऑफ प्रोटीन हिस्टोन्स कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शंस आर 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स। क्या क्या होता है उसमें? ए 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स, ऑप्शंस गिवन आर 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन। बी 8 टाइप ऑफ हिस्टोन, 8 टाइप्स ऑफ हिस्टोन। ऑप्शन सी गिवन इज 4 टाइप्स ऑफ लिपिड्स एंड हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ऑप्शन दिए गए हैं 4 टाइप्स ऑफ लिपिड्स, 4 टाइप्स ऑफ लिपिड्स एंड लास्ट ऑप्शन इज हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। 4 टाइप्स of lipids and these histones and non-histone proteins, histones and non-histone proteins। तो क्या क्या होता है इसमें? एक ऑक्टामर जो होता है वो कितने टाइप के प्रोटीन से बना होता है, कितने टाइप के हिस्टोन से बना होता है? तो यहाँ पर दिया है 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स। सेकेंड इज 8 टाइप्स ऑफ हिस्टोन, 4 types of lipids, histones and non-histone proteins. We know that it is octamer of histones, that means it is protein. Non-histone proteins तो आएगा ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा। 4 टाइप्स ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स होता ही नहीं है। अब इसमें हिस्टोन्स, हिस्टोन्स 4 टाइप के होते हैं या 8 टाइप के होते हैं? तो ऑक्टामर में 8 टाइप के हिस्टोन्स होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 8 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब ये हिस्टोन प्रोटीन्स करते क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ द क्रोमोसोम। डीएनए का पैकेजिंग इस हिस्टोन की वजह से होता है, जिसको हम बाद में क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्रोमोसोम में बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स और क्या होता है? डीएनए होता है। तो रैपिंग ऑफ डीएनए इज ऑन द हिस्टोन प्रोटीन्स। कितने हिस्टोन्स होते हैं? 8 टाइप्स ऑफ हिस्टोन, दैट इज ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन्स फॉर पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। Next is chromosomes of bacterial cell is usually. Next question, chromosomes of bacterial cell, chromosomes of bacterial cell usually, जो क्रोमोसोम होता है बैक्टीरियल सेल का वो यूजुअली क्या होता है? ऑप्शंस गिवन आर क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए, क्लोज्ड सर्कुलर DNA duplex. Option B is closed circular RNA. Option C is circular RNA, circular RNA, and D is open circular DNA duplex. So we know that chromosomes of bacterial cell means it is a prokaryotic cell, and in prokaryotes DNA is in the form of closed circular DNA duplexes. DNA duplex, क्लोज्ड सर्क्यूलर डीएनए डुप्लेक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का एक सेल के अंदर। ठीक है, एक सेल के अंदर इस तरह से ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है।
इट इज क्लोज्ड सर्क्यूलर डीएनए ड्यूप्लेक्स। डीएनए ड्यूप्लेक्स में जिसमें दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 2, that is chromosome of bacterial cell is usually closed circular DNA duplex। सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स न्यूक्लियस। A prokaryotic cell lacks न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, बट a similar functional structure is present in prokaryotic cell। A similar functional structure is present called as, इसको हम क्या कहते हैं? तो जो सिमिलर फंक्शनल स्ट्रक्चर एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूक्लियस के प्लेस पे वो काम करता है, एक तरह से फंक्शनल पार्ट होता है। न्यूक्लियस नहीं होता बट ये पार्ट होता है, उसको कहा जाता है। ऑप्शंस गिवन आर प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोलस। प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोसोम and is nucleolus। So we know that nucleoid structure is present in prokaryotic cell। prokaryotic cell के अंदर जो DNA होता है, that DNA which is in the inside the cytoplasm, वो कहाँ पर होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म में अगर DNA प्रेजेंट है तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियोइड इज द करेक्ट आंसर। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, and it is the functional part। Question number 4, which type of RNA decides the number of amino acids in polypeptide? Which type of RNA decides the number of amino acids in a polypeptide? इन अ पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड में नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स कौन डिसाइड करता है? कौन सा आरएनए डिसाइड करता है? ऑप्शंस गिवन आर आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, एंड ऑप्शन डी गिवन इज क्रोमोसोम्स। डी गिवन इज क्रोमोसोम्स। ठीक है, so which type of RNA decides the number of amino acids? ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज mRNA। हमें पता है कि mRNA होता है जिसके ऊपर कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी कोडॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? जितने कोडॉन्स, ट्रिपलेट कोडॉन्स होंगे उतने ही एमिनो एसिड्स इस पर अटैच्ड हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी कोडॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स क्या होंगे? अटैच होंगे। ठीक है, तो सपोज ये अगर एमआरएनए है तो इस एमआरएनए पे डिपेंड होगा कि कितने अमीनो एसिड्स इसमें क्या हो सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड में अटैच हो सकते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज सी, एमआरएनए। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? we know that transcription is a DNA synthesis, RNA synthesis, DNA synthesis,
RNA synthesis, C is protein synthesis, and D is ribosome synthesis. राइबोसोम सिंथेसिस। तो इसमें से प्रोटीन जो ये है हमारा ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या होता है? वी नो दैट ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए। डीएनए से जो आरएनए बनता है इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करता है जो ट्रांसक्रिप्शन करता है। So transcription is nothing but the RNA synthesis, that is formation of mRNA. RNA synthesis is a transcription. So correct option for question number 5 is B, RNA synthesis. ठीक है, RNA synthesis को ही हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट, question number 6 is the direction of transcription in mRNA is। mRNA का जो डायरेक्शन होता है सिंथेसिस का ट्रांसक्रिप्शन में वो क्या होता है? सो इट इज 3' to 5', B it is 5' to 3', and C it is both A and B. Option D is any one from A and B. दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। So you know that डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। तो अगर ये 3' 5' है और ये अगर 5' 3' है तो इसमें से जो 3' 5' है इट इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। ये क्या है? डीएनए स्ट्रैंड है। और इससे कॉम्प्लीमेंट्री ये आरएनए बनता है जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए, और इसका जो पोलैरिटी होता है वो होता है 5' 3', यानी इसके अपोजिट इसका पोलैरिटी होता है। ऑप्शन इज 5' 3'। So the direction of synthesis of mRNA or the polarity of synthesized mRNA is 5' 3' always। ठीक है, 5' से 3' की तरफ ये सिंथेसिस होता है। Question number 7. Next question, question number 7. What is question number 7? Translocation process. In translocation process, translocation of dash dash occurs। किसका ट्रांसलोकेशन होता है? ट्रांसलोकेशन प्रोसेस में, ऐसा पूछा गया है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस में ये ट्रांसलोकेशन एक पार्ट होता है। तो किस में होता है ट्रांसलोकेशन? ऑप्शंस आर mRNA, ऑप्शन सेकंड इज DNA, third option is tRNA, and option D is ribosomes. So we know that translocation is the part of translation। किसका पार्ट है ये? ट्रांसलेशन, यानी प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट है ये, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि एमआरएनए इस तरह से राइबोसोम में अटैच हो जाता है, एंड दिस राइबोसोम इट मूव्स ऑन द एमआरएनए। एमआरएनए पे कौन मूव करता है? राइबोसोम मूव करता है बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट। हर बार ये एक ट्रिपलेट की डिस्टेंस से क्या करेगा? मूव करेगा और उसको रीड करेगा। ठीक है,
So in translocation process, translocation of dash dash occurs. तो किसका होता है ये? राइबोसोम्स का होता है। ये राइबोसोम्स होते हैं जिसका ट्रांसलोकेशन प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग होता है। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो एमआरएनए राइबोसोम्स को अटैच हो जाते हैं और एमआरएनए के ऊपर जो राइबोसोम्स है वो मूव करते हैं बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। इट इज ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। तो इसमें ट्रांसलोकेशन होता किसका है? किसका मूवमेंट होता है? मूवमेंट इसमें राइबोसोम का होता है, एमआरएनए का नहीं होता है, राइबोसोम का होता है। ठीक है, क्लियर है ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is the genetic code is valid for almost all organisms. The genetic code is valid for almost all organisms. सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो जेनेटिक कोड है वो वैलिड होता है ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, वर्ल्ड में जितने भी हैं, रेंजिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, रेंजिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज बिकॉज इट इज अब ये सब ऑर्गेनिज्म के लिए वैलिड है। इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है? इट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जो सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए सेम ही होगा। ठीक है, so it is valid for almost all organisms ranging from bacteria to humans because it is universal in nature। जैसे कि AUG अगर है तो ये सबके लिए मिथियोनिन ही क्या करेगा? कोड करेगा। ये सबके लिए मिथियोनिन ही कोड करेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल जो ऑप्शन हमें दिए हैं, इट हैज पोलैरिटी, यूनिवर्सल, डीजेनरेट, कोमालिस। ठीक है, सो it has polarity, it is universal, it is comaless। इसलिए वो सबके लिए सेम होता है क्या? and D is it is degenerate, it is degenerate। now all these are the characteristics of the codon। ये कोडॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोडॉन को पोलैरिटी होता है 5-3। कोडॉन यूनिवर्सल होता है, मतलब सब ऑर्गेनिजम्स के लिए कोडॉन सेम ही होगा। मतलब ये कि ह्यूमंस में अगर AUG मिथियोनिन को कोड करता है तो डॉग्स में भी AUG मिथियोनिन को ही कोड करेगा, बैक्टीरिया में भी AUG मिथियोनिन को ही कोड करेगा। इट इज कोमालेस। कोमालेस मीन्स AUG में कोई कॉमा नहीं होता है। डीजेनरेट का मीनिंग होता है कि ऐसे बहुत से कोडॉन से, ट्रिपलेट से, कि जो एक ही एमिनो एसिड को क्या करते हैं? कोड करते हैं। दैट इज डीजेनरेसी ऑफ द कोडॉन। ठीक है, ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोडॉन। तो इसमें हमें जो पूछा गया है, जेनेटिक कोड इज वैलिड फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस बिकॉज इट इज यूनिवर्सल। ये सबके लिए क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज among 3 RNAs which one is of maximum percentage? अच्छा, so among 3 RNA which one is
अमंग मैक्सिमम परसेंटेज, सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है? ऑप्शंस गिवन आर mRNA, B is tRNA, option C is rRNA, and the last option given is genetic RNA. D option given is the genetic RNA. सो mRNA, tRNA, rRNA ये क्या है? टाइप्स है। अगर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक आरएनए प्रेजेंट होता है, जैसे कि वायरसेस में होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, उसको हम जेनेटिक आरएनए कहते हैं। सो अमंग 3 आरएनए किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है आरएनए का, इट इज अबाउट 80% ऑफ ऑल आरएनए एंड दैट इज rRNA. It is present in the form of ribosomes as well as in dissolved form. rRNA, that is ribosomal RNA, इसका लगभग परसेंटेज होता है 80% ऑफ ऑल द आरएनए। सबसे कम आरएनए कौन से होते हैं? इट इज टीआरएनए, और छोटा आरएनए भी टीआरएनए होता है। सो rRNA इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is the genetic code means. The genetic code means. जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस गिवन आर the 64 codons formed by TCAG, the 64 codes formed by TCAG, second option given is 61 sense codons formed by the 61 sense codons formed by T, C, A and G. Option C given is the complete sequence of nucleotides on sense strand of DNA. The complete sequence of nucleotides on sense strand of DNA. तो डीएनए का वो स्ट्रैंड, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं, उसको सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है उसको हम कोडो जेनेटिक कोड कहते हैं क्या? ठीक है। या फिर ऑप्शन डी गिवन इज द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स ऑन एमआरएनए। द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कोडॉन on mRNA needed for polypeptide synthesis. Needed for polypeptide synthesis. पॉलीपेप्टाइड का जब सिंथेसिस किया जाता है तो उसमें एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होता है, कोडॉन होता है, उसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। ऑप्शंस को चेक करते हैं। द 64 कोड्स फॉर्म्ड बाय टीसीएजी। देखो ये डीएनए के कोड है, ये डीएनए के कोड है, इसका मतलब इसमें थाइमिन है। थाइमिन तो होता ही नहीं है जेनेटिक कोड में, यू होता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। द 61 सेंस कोडॉन्स फॉर्म्ड बाय टीसीएजी, अगेन टी आया है, इनकरेक्ट। ठीक है। इसके बाद द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए लिखा है यहाँ पे, डीएनए। तो डीएनए के ऊपर जो कोडॉन सीक्वेंस होता है उसको हम जेनेटिक कोड नहीं कहते, या उसको कोडॉन्स नहीं कहा जाता है। ठीक है।
वो तो एक प्रिकर्सर होता है, एक रॉ मटेरियल होता है जिससे कि एमआरएनए या कोडॉन बन सकते हैं, जेनेटिक कोड बन सकता है। कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ कोडॉन ऑन एमआरएनए, एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होता है जेनेटिक कोडॉन कोड का, जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। इसको जेनेटिक कोड कहा जाता है, जिससे कि बाद में क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस उसकी हेल्प से होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट। फोराना, निरेनबर्ग एंड हॉले दे गॉट नोबेल प्राइज फॉर। अच्छा, फोराना, निरेनबर्ग, खुराना मीन्स हरगोविंद खुराना इनका नाम है। उसके बाद जो नाम है वो है हॉले। सो हॉले दे गॉट द नोबेल प्राइज फॉर, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शंस गिवन आर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बी हार्मोन्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हार्मोन्स। ऑप्शन सी गिवन इज genetic code and enzymes, genetic code, and option D is enzyme. So we know that Hargobind Khurana, he has contributed for identification of the 64 genetic code. जेनेटिक कोड की आइडेंटिफिकेशन में इनका कंट्रीब्यूशन है, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज compactly packed and darkly stained chromatin is compactly packed and dark stained chromatin is, जो डार्कली स्टेन्ड क्रोमैटिन होता है और कॉम्पैक्टली पैक्ड क्रोमैटिन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उसमें कुछ पार्ट जो होता है वो डेंसली पैक्ड होता है और वो डेंसली स्टेन भी होता है, डार्क स्टेन करता है। अगर उसको स्टेन किया जाता है, कलर किया जाता है, तो अंडर माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं कि वो डार्क दिखाई देता है और उसमें बहुत ज्यादा डीएनए मटेरियल भी होता है। ये कॉम्पैक्टली पैक्ड डीएनए मटेरियल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस गिवन आर यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोपिक्नोसिस। ऑप्शंस लिख लेते हैं। यूक्रोमैटिन, ऑप्शन बी इज हेटेरोक्रोमैटिन, ऑप्शन सी इज हेटेरोपिक्नोसिस, हेटेरोपिक्नोसिस, एंड ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। तो इसमें से क्या होता है? वो तो कॉम्पैक्टली पैक्ड और डार्क स्टेन्ड अगर है तो उसको हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, और वो लूजली पैक्ड अगर है तो उसको हम कहते हैं, लाइट स्टेन होता है उसको कहते हैं यूक्रोमैटिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन मतलब ऐसा इनएक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए जो डार्क स्टेन होता है, उसमें बहुत ज्यादा डीएनए कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। तो वो इनएक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए होता है जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं करता है, या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस में वो वो पार्ट नहीं लेता है। ठीक है, उसका ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं होता है, इनएक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज flow of genetic information generally includes, the flow of
genetic information generally includes, जनरली फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसमें क्या इंक्लूडेड होता है, ठीक है। ऑप्शंस गिवन आर, ऑप्शन ए इज आरएनए डीएनए प्रोटीन्स, आरएनए टू डीएनए टू प्रोटीन्स, बी इज डीएनए आरएनए प्रोटीन्स, डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन्स, सी ऑप्शन गिवन इज RNA to proteins, RNA to proteins, and option D given is RNA proteins to DNA, RNA to proteins and from proteins to DNA. तो सीक्वेंस कौन सा सही है? इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पूछा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे कैरी होता है वो पूछा है। सो डीएनए से आरएनए में होता है एमआरएनए बेसिकली, और उसके बाद प्रोटीन बनता है, ठीक है। डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन। सो डीएनए टू एमआरएनए सिंथेसिस इज ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन सिंथेसिस इज, उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन इस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 question is, during the process of translation, during the process of translation, during the process of translation, after delivering the amino acid, the empty tRNA, after delivering the amino acid, the empty tRNA, it is released, or it leaves the ribosome through, leave the ribosome through, राइबोसोम थ्रू, राइबोसोम को वो किस प्लेस से छोड़ देता है, ठीक है, ऐसा पूछा गया है। तो इस तरह से हमारे पास एमआरएनए है और एमआरएनए के ऊपर ये क्या है, राइबोसोम है। अब ये राइबोसोम अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 साइट होती है, ठीक है। टीआरएनए की अटैचमेंट साइट, फिर पेप्टिडिल फॉर्मेशन, ठीक है, जहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो, और एक लास्ट साइट होता है वो होता है एग्जिट साइट। तो जैसे ही ये मूव करेगा तो यहाँ पर जो टीआरएनए है वो पी पर आएगा, पी से ई पर आएगा, और ई पर आने के बाद वो निकल जाएगा, ठीक है, फ्री हो जाएगा, ठीक है। हमें यही पूछा है कि वो कौन से साइट में फ्री होता है। गिवन आर ए साइट, पी साइट, ई साइट, बोथ ए एंड पी साइट। ऑप्शंस गिवन आर ए साइट, पी साइट, सी ऑप्शन इज बोथ A and B, A and B, and last option is E site, ठीक है। तो इसमें से कौन सा साइट है जब वो एग्जिट करेगा, तो साइट का नाम ही एग्जिट साइट है, ठीक है। सो ऑप्शन इज ई। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन आफ्टर डिलीवरिंग द अमीनो एसिड द एम्प्टी टीआरएनए, जैसे कि यहाँ पर टीआरएनए आएगा तो इसके साथ एक क्या होगा, अमीनो एसिड भी होगा। जब ये मूव करेगा, राइबोसोम जब मूव करेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो जो यहाँ पर जब ये आएगा तो इसके पहले जो एमिनो एसिड होगा उसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा। फिर वो ई पर जब आएगा तो ई पर आने के बाद ये इसको छोड़कर नेक्स्ट एमिनो एसिड, नेक्स्ट टीआरएनए के लिए जगह बना देगा, और इसको छोड़कर ये मूव हो जाएगा। इस तरह से ये मूवमेंट करता है, यहाँ से निकल जाएगा। नेक्स्ट जो आने वाला जो नेक्स्ट टीआरएनए है वो इसकी प्लेस ले लेगा, और नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो ये जाता कौन सी साइड से, ई साइड से जाता है। एपे साइट को नाम आपको कैसे याद रखना है, एपे, अटैचमेंट साइट,
P for peptide bond formation, peptidyl site, एंड E फॉर एग्जिट साइट। तो एग्जिट कहाँ से होगा, लीव कहाँ से करेगा, एग्जिट साइट से लीव करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है, वो एग्जिट साइट से क्या करेगा, लीव करेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is enzyme necessary for transcription is, name the enzyme which is necessary for transcription. So enzyme necessary for transcription is, कौन सा एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए नेसेसरी होता है? ऑप्शंस गिवन आर amino acyl synthetase, amino acyl synthetase, amino acyl synthetase. Option B given is peptidyl transferase, peptidyl transferase. C option given is RNA polymerase, RNA polymerase, and D option given is RNase. So amino acid synthetase जो होता है, it is for, इसका नाम ही है amino acid synthetase, फॉर्मेशन ड्यूरिंग amino acids का सिंथेसिस और उसका ट्रांसफर, ये दोनों काम ये amino acid synthetase करता है। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आरएनए पॉलीमरेज, इट इज द एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर एमआरएनए सिंथेसिस। एमआरएनए इसकी वजह से होता है, बनता है, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर हमें वही पूछा है कि एंजाइम नेसेसरी फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए जो एंजाइम होता है वो आरएनए को ब्रेक करता है, आरएनए को जो बॉन्ड से उसको तोड़ने का काम ये आरएनए करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है ये? सो दीज आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और कुछ क्वेश्चंस डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।